नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ किशोरी का आसमां उपन्यास का अंतिम भाग लेकर, और जिसको लिखा है रजनी गुप्ता जी ने। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। अनीता खुश है या नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है उसके चेहरे पर वैसी रौनक नहीं तैर रही है जैसी अमूमन शादी वाली लड़कियों के चेहरे पर होती है। यूँ तो चारों तरफ खूब चर्चा छिड़ी है शादी को लेकर। देखो तो कैसो नौचलन आएगो बड़ी कुंवारी और छोटी की शादी। लेकिन किशोरी अपने निर्णय पर अड़ी रही। जिसे जो बकने सो बकत रहा है। हमारी जिंदगी के कितने साल निकल गए और अब जाए के कछु हो पाए रहो घरे। अनीता के बाद हो जाए रीतऊ को ब्याह। जैसे का फर्क पड़ रहा हो, जहाँ में कौन सी अनहोनी बात हो गई। किशोरी किसी से भी तर्क करने लगती, फिर भाई साहब से बोली, अनीता को इतक अच्छो घर भर मिल रहो सो जल रहे जे जनी मानस काय छोड़ दे हम इतक अच्छो भर। इतो अच्छो घर एन सुंदर लड़का है, ठेकेदारी करत वकालत पढ़ रहो और का चाहिए। अनीता ने मौन साध कर ओढ़ लिया था शादी का फैसला। रीता जरूर इस संबंध को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थी, लेकिन बाई साहब उसे समझाती रहीं, बेटा जिन बातन को सोच के जी ना जलाओ। तुम तो इतने समझदार हो। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि वे अनीता के पास चली आईं और उसके बालों पर हाथ फेरती हुई बोली, बिन्नू पुरानी बातन को दिमाग से निकाल फेंको। अब तुम्हारी जिंदगानी खुल रही सो नई शुरुआत करो। अनीता आए मोड़ी कहकर उन्होंने जैसे ही अपने सीने से भींचा तो वो बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। मेहनत से बांधा बेग फूट पड़ा। बाई जी घबराए रहीं, पतो नहीं है भाई लोग कैसे हैं, कैसे एडजस्ट कर पाइए होते हैं, बहुत डर लग रहा हो। यही बातें सोच के दिमाग खराब हो गो। जितने सोचो उतने तनाव उपजे। सो बिटिया खून न जलाओ और एक बात की गांठ बांध ले, काउते कछु बतावे की जरूरत न है। एक चुप्पी सौ सवालन पर भारी पड़त, सो हिम्मत से काम ले। सोच नहीं जे उल्टी सीधी बात है। काय अनीता गीता की बातें भूल गई का? कह जो हो रहो जो अच्छो हो रहो और जो है सो अच्छो है। बोलते बोलते वे अपनी धुतिया के छोर से उसके गिर रहे आंसू को पोंछने लगी। अनमनी अनीता किसी से कुछ बोलती नहीं, लगता जैसे भारी मन से उसे शादी का समझौता करना पड़ रहा हो। जिंदा बुत की तरह बैठी लेटी रहती। जब बोले की ज़रूरत पड़ती तो ऐसे बोलती जैसे किसी की घायल की रे रे करती आवाज़ गले से निकल रही हो। उसे यूँ देखता रीता को कसक होने लगती। कैसी कातर बछिया बनी बैठी है, जिसे बद के लिए ले जाना हो क्या कर सकती थी मैं। घर वालों ने तर्कों की झड़ी लगा दी, उनके सामने मेरी एक न चली। अम्मा को देखो कितने जोर से दौड़ दौड़ कर सारे काम काज को सुलटाने में जुटी पड़ी हैं। उनका उत्साह देखते ही बनता। शादी के मौके पर पहली बार भैया भाभी समाज से मुखातिब हुए। सब बहू को बड़े गौर से देखते। डॉक्टर साहब सबके मुंह से एक धीन निकलती। कोई उनके बच्चे को उछाल कर चूमने लगता, कोई गोद में उठाकर कहीं ले जाता। धूमधाम से बारात आई और तड़क भड़क के साथ शादी की रस्में होती रहीं। किशोरी की सबने तारीफ़ की और डॉक्टर साहब की भी, लेकिन क्या वाकई सब अच्छा ही हुआ कौन जानता है। अरे बेटा तनी गोबर तो इतने उठाए लाओ, गोधन बनाए दें। पर आज तो अम्मा दिवाली है, गोधन की क्या ज़रूरत है। नहीं बेटा, गोधन को पहाड़ जैसो बनी है आज, कहकर अम्मा ने उल्टे तसले जैसा आकार का गोबर का पहाड़ बना दिया। दिवाली की पूजा के बाद उसकी भी पूजा की गई। विभोर बड़े गौर से यहाँ की दिवाली पूजा देख रहा था। दूसरे दिन अम्मा ने फिर उसे टेरा, बेटा आओ हमारे पास, आज गोधन पसारते हैं। कल जैसा ही पसारोगी अम्मा? आज भी उत्सुकता से वह पूछ बैठा। देखते जाओ, कहकर अम्मा ने तसले जैसे गोल आकार को वैसा ही रहने दिया और पीछे से गोबर से दो गोल गोल मुंह बना दिए। फिर नाक कान मुंह यानी पूरी आकार बनाने के पहले उंगली से छेद किए। फिर गोबर की छोटी छोटी गोली के आकार में ढालकर नाक कान मुंह और चोटी बना दी। उसके बाद उसके गले में गोबर की मोतियों की माला बनाई। हाथ पैर की उंगलियां पेट में एक बड़ा सा गड्ढा बनाने लगी। अम्मा इस गड्ढे को क्यों बना रही हो? बेटा इन्हें समूदी रोटी खिलाएं। समूदी रोटी माने चने की दाल, चावल, कढ़ी, रोटी, पापड़, बड़ा मंगोरा, चीनी, दूध, चावल, खीर वगैरह खिलाई जाए। वे हर बात को आहिस्ते से समझाती जाती।
देखने में मैं गोबर का बना भूत जैसा लग रहा था, लेकिन अम्मा के लिए मैं श्रद्धालु देव थे। कोई यदि उसे कुछ कुछ कहे या गलती से पैर छू भर जाए तो अम्मा चिड़चिड़ाने लगती। बाई इस वक्त बीमार थी, सो सारे काम किशोरी को करने पड़ते। अरसे बाद आज मुन्ना बिभू के साथ दिवाली मनाने आए हैं, सो उमंग और उत्साह से भरी किशोरी ने जल्दी जल्दी नहाया, फिर समोदी रोटी बनाने में जुटी रही। गोदन के चारों तरफ चौक पूरा गया, इर्द गिर्द 5 मिट्टी के घड़े रखे गए। घड़ों में पकौड़ी, अठवाई, छोटी छोटी पूड़ियाँ डाली गईं। गोदन के बीचों बीच केले के बड़े पत्ते पर दाल चावल का सम्मिश्रण रखा गया। फिर पूजा शुरू हुई। सभी ने आरती खीर पर अम्मा ने सबके माथे पर टीका लगाया। अंत में गोधन की परिक्रमा करके सबको खीर का प्रसाद खिलाया। अम्मा की गोद में बैठा बिहू लड़ियाते हुए हर बात को कुरेद कुरेद कर पूछता, वे बताती जाती। बेटा, गोवर्धन पर्वत पर एक राक्षस ने खूब अत्याचार किए, लोग भूखकर मरने लगे, तब वे कृष्ण भगवान की शरण गए। उन्हीं ने अपने हाथ की छोटी सी अंगुली पर पूरा पहाड़ उठाए लो। तब से सब लोग इनकी पूजा करने लगे। 22 दिन को याद करके धन धान्य से भर के मटका रखे जासे के सब सुखी संपन्न रहें। उनके मुंह को देखता हुआ भी वो हर वक्त अपनी दादी के पीछे पीछे घूमता रहता, और वे भी बड़े चाव से उसे एक एक बात हजारों बार सुनाने में कतई नहीं झुंझलाती। दूसरे दिन भैया दूज थी। सभी ने अपने अपने दरवाजे के बाहर बने चबूतरों को गोबर से लीपा, फिर गोबर की दौजें बनाने शुरू की। अम्मा हाथ में गोबर लेकर ग्वालिनें, गायें, भैंसें, चरवाहा, मट्ठा बिलोती, दही बेचने वाली ग्वालिनों की शक्लें बनाती। बिहू ताली पीट पीट कर हंसता जाता। अम्मा ने एक कुआं बनाया जिसके चारों तरफ बैठी भैंसें, चरवाहे, बड़े से बाड़े को एक जंग से बनाया जिससे गांव का पूरा दृश्य जीवंत हो उठा। फिर बचे कुचे गोबर को एक कोने में डालकर उस पर कटाई नाम की पत्ती रखी। थोड़ी देर बाद मूसल की पूजा करके वे कहती जाती, जो हमारे भाई को देख के अरे जरे बाको मुँह मूसल से कुचलो और कुचलो और कुचलो। ऐसा करते हुए बीबू को खासा मज़ा आ रहा था। अम्मा, इससे क्या होता है? बेटा, जाके मन में रंजिश सोच सुजा से जो जाहिर हो जात, अपने भैया के लाने दुआ मांगत। हमारे भैया जहाँ भी हों कोई जले भुने ना। कहते हुए अम्मा ने रुई की पौनी सी बनाई, उसमें हल्दी का टीका लगाती रही। फिर उसे वे खूब लंबा बनाती गईं और दोनों तरफ दीवार के कोनों में चिपका दिया। बेटा, हर बहन अपने भैया से आस लगात है कि जात दिना वह अपनी बहन को ज़रूर याद करें। विभोर बड़े गौर से दिवाली से जुड़ी हर पूजा को ऊँचा चक्कर देखता रहा। काम करती किशोरी के पीछे पीछे घूमता रहा। बीच में मुन्ना और किशोरी की बातें चलती रहीं। इन दिनों किशोरी की परेशानी का सबब बनती जा रही थी रानी। सुबह मुन्ना के सामने एक एक बात कर खोल कर रखती जाती। जाके लक्षण भी अनीता जैसे दिखन लगे। 50 का नोट हफ्ते भर में उड़ाए देत, पूछो तो ऐंठ कर जवाब देत, हमें नई स्टाइल की चप्पलें खरीदनी, ए वाली घिस गई, ये वाला दुपट्टा बेकार हो गो, नए चाहिए। मेरी सब सहेलियां पिक्चर देखने जा रही, सो हम भी जाने। इसकी भी मांगे दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ये सब बातें भी चुपचाप सुनते रहे, हंसकर उड़ा देते। किसी तरह 2 दिन का समय निकाल कर आए थे। पत्नी ऊपर वाले कमरे में ही बंद पड़ी रही, बस ज़रूरत भर के लिए 2-3 बार निकली। वे किसी से ज़्यादा नहीं बोलती। वे या तो बच्चे के कामों में लगी रहती या सोती रहती। रानी ज़रूर उनकी ज़रूरत की हर चीज़ उन्हें मुहैया कराती रहती। इधर बाई साहब को लगातार 10 दिनों से बुखार था, सो मुन्ना इनके इलाज में जुटे रहे। थोड़ी तबीयत हल्की हुई तो उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। अगले दिन रानी उन्हें सहारा देकर आंगन की बिछी धूप तक खींच लाई। जाते हुए मुन्ना ने जैसे ही उनके पैर छुए तो वे निगाहें गड़ाकर देखती नहीं, पता नहीं दोबारा इन्हें देख पाए कि ना, कहकर वे मुन्ना से चिपट गईं। बुआ और दादी के पास रहेंगे हम तो, हमें नहीं जाना पापा आपके साथ। बीबू जाते वक्त यही एक लाइन रटता रहा। बीबू की मीठी बातें याद करके किशोरी की आंखें भीग उठीं। उसका गदगदाया बदन आंखों से ओझल ही नहीं हो पा रहा था। इसका पढ़ाई में रत्ती भर भी मन नहीं लगता, जबकि रीता और मुन्ना तो रात रात भर जागकर पढ़ते रहते थे। ये फैशन की चर्चा करेगी या ब्यूटी पार्लर में घुसी रहेगी या फिर सहेलियों के संग मस्ती छानने बैठ जाएगी। एक आध बार शादी के लिए जुबान खोली तो तपाक से मना कर दिया और फनफनाकर बोली, अनीता की शादी करके पेट नहीं भरा। अब तक क्या हाल कर दिया उसका, शादी यानी बर्बादी। झल्लाते हुए बार बार अनीता का प्रसंग छेड़ जाती। अनीता के बारे में सोचते ही छाती फटने लगती। ऐन बस देखभाल की
तय की थी शादी, लेकिन कौन जानता था इस ऊपरी आन बान शान के पीछे कितनी कालिक पुती है। उस वक्त तो यही सुनन में आओ कि बड़ा भाई पीता है लेकिन मनीष ठीक है, लेकिन ये तो बाद में अनीता ने ही बताया कि लड़का पानी की तरह पीता है दारू। बिना दारू के उसके मुंह से दो बोल नहीं फूटते। वकालत जैसा चमकीला पेशा भी जीरो साबित हुआ। पता चला कि गांव वालों ने उल्टे सीधे मामलों में मामूली सी पैरवी करने के एवज में वह उनसे दुगने पैसे ऐंठ लेता और उन्हें शराब पर उड़ा देता। इसी खटपट में लथड़ते लथड़ते अनीता के एक लड़का भी हो गया। जब भी वह विरोध के लिए जबान खोलती तड़ातड़ गालियाँ बकने लगता। सब उसे ही समझाते, जिम्मेदारी बढ़ गई, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वह, तुम ही थोड़ा झुक के चलो। लेकिन कब तक? एक आध दो मौक़ों पर उसने हाथ भी छोड़ दिया उस पर। एक आध बार ससुर ने भी उसे समझाने की कोशिश की, बार बार उसके सामने आते, कभी कभार उसके हाथ में 500 1000 रुपये भी रख जाते। लेकिन बाप की शराफत की चादर भी जल्दी उघड़ गई। एक दिन सास की गैर हाजिरी का मौका ताड़ कर वे धमक गए उसके पास, और उस अकेली कोठरी में उनका वो विकृत रूप देखकर वह घबरा गई। लेकिन फिर पलक झपकते ही गुर्राती शेरनी की तरह ससुर को धक्का मारकर दरवाजे की तरफ ठेल दिया और दहाड़ते हुए बोली, हट जा मेरी निगाहों के सामने से। मेरा हाथ पकड़ने की कैसे तुझे हिम्मत पड़ी? मेरी हाथ में तो जो हंसिया देख रहा है, इसी से चीर कर रख दूंगी तुझे, समझ लेना। शराब के नशे में लड़खड़ाकर वे गिर पड़े और लंगड़ाते हुए चलते बने। इसका नतीजा क्या निकला वो जानती थी। ससुराल की देहरी छोड़कर एक छोटे से मकान में शिफ्ट करना पड़ा। इस मौके पर जिठानी ने जरूर उसका साथ दिया, खुलकर ससुर की करतूतों की पोल खोली। चूँकि वह भी भुक्तभोगी रह चुकी थी, इसलिए अनीता का साहस देखकर उसके जमा खून में उबाल आ गया। धीरे धीरे घर के हालात बिगड़ते गए और बंटवारे की नौबत आ गई। बंटवारे की सुनते ही बाप बिगड़ैल भैंस की तरह बिदक पड़ा, लेकिन अनीता ने कोर्ट कचहरी की धमकी दी तो इज्जत के डर से राजी होना पड़ा। दोनों बहुओं को अलग अलग घर मिले। अनीता के घर के नीचे चल रहा है कि स्कूल भी उसके हिस्से में आ गया। उसका किराया भले ही नाम मात्र 500 रुपये था, लेकिन स्कूल संभालने का जिम्मा उनके कंधों पर आ गया। वहाँ उसका मन लगने लगा। वह स्कूल प्रबंधन से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मुआयना करती, ज़रूरत पड़ने पर कक्षा में पहुँच जाती। पढ़ी लिखी तो थी ही, दिल्ली में कुछ महीने रहने से थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलना भी सीख लिया था, इसलिए वहाँ की अंग्रेज़ी यहाँ खूब काम आई। लेकिन पति को संभालना अभी भी उसके लिए भारी पड़ रहा था। कभी कभी तो वह इतनी बदतमीजी से पेश आता, उल्टा सीधा बकने लगता कि बर्दाश्त से बाहर होने लगता। उसकी हरकतें भी अब कम अजीबो गरीब नहीं थी। जहाँ कहीं भी पेशाब कर देगा, जिस किसी के सामने जंगली जाहिल की तरह चीखने चिल्लाने लगेगा, तू मेरे बच्चे को ठीक से खिलाती पिलाती नहीं, इसीलिए वो सूखता जा रहा है। किराए का सारा पैसा तू कहाँ उड़ा देती है बता? अपनी माँ के पास तो नहीं ढोती जा रही। इतना ऐंठ के जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मेरे पैसे पर पलती है तू, मेरे पैरों की जूती है। ये इतना मुँह बनाएगी तो देख लूँगा, तुझे काट कर फेंक दूँगा कहीं। गुस्से से तमतमाती अनीता जब भी घर छोड़ने की ठानती तो वह पागलों की तरह एक्टिंग करने लगता। उसे देखकर डर लगने लगता कि कहीं वह सचमुच ही पागल ना हो जाए। उसका बोलना बदस्तूर जारी रहता, वहाँ से भागकर कहाँ जाएगी तू? यहाँ से भागकर कहाँ जाएगी तू? कान खोल कर सुन ले, जाना है तो चली जा अपने यार दोस्तों के पास, लेकिन लौट कर आई तो ऐसी कुटम्मस करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रहेगी। समझ लेना इसे छिनार कहीं भी। कहाँ जाऊँ, कैसे छोड़ दूँ इसे? कहाँ है मेरा ठौर ठिकाना? घर के हालातों को देखकर खून का घूंट पीना पड़ता। बड़ी दीदी शादी नहीं कर रही, भैया को घर की जिम्मेदारी से ज़्यादा मतलब नहीं। अब कभी वह माँ के पास हफ्ते भर के लिए रहने जाती तो वहाँ वह घर के बीसियों चक्कर लगाकर नाक में दम कर देता। सबके सामने लाड़ प्यार जताने की एक्टिंग करता, कभी माफ़ी मांगता तो कभी दुनिया भर की कस्में खाता। उसे भारी मन से लौटना पड़ता। उसी छटपटाहट को रानी ने भांप लिया तो उसके भीतर शादी के प्रति इतनी नफरत भर गई कि अब वह शादी शब्द से बिदक पड़ती है। मुझे नहीं करनी शादी वादी, शादी का नाम दूसरा बर्बादी। अनीता की शादी से उपजे तनाव और उसकी घुटन देखकर रानी के मन में शादी के प्रति वितृष्णा का भाव दिनों दिन पुख्ता होता गया। कहीं के किसी भी रिश्ते की बात सुनकर वह बिना कुछ ज़्यादा सुने देखे समझे एकदम शुरू में ही साफ मना कर देती। इस मल्टी चैनल संस्कृति के जादुई गिरफ्त में
रहना रानी के स्वभाव का अनिवार्य अंग बनता जा रहा। विश्व सुंदरी जैसी प्रतियोगिताएं घंटों देखती रहती और खुद को छरेरी बनाए रखने के जतन करती रहती। शरीर का इंच इंच नापते हुए आंख फाड़कर आईने में खुद को निहारा करती। फिल्मी पत्रिकाओं को ध्यान में रखकर तमाम जगहों के पते नोट करती। उसकी चौकन्नी नजरें हर चीज़ को गौर से देखती। टीवी के पहले पर्दे पर अवतरित नई नई लड़कियों का हर कोण से मुआयना करते हुए ऐसे चर्चा करती जैसे वह उसे जानती है और खुद उसमें हिस्सा ले जाने वाली है। उन्हीं के बीच होने के सपने उसकी आंखों में मछली बनकर उतराते रहते। बेशक शक्ल सूरत कद काठी में अच्छी तो वह थी, सो रूप रंग संवारने से वह और भी निखर उठी। इधर तेजी से उसके भीतर विचित्र किस्म के कपड़े पहनकर फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ पनपने लगा था। चूँकि यहाँ उतना स्कोप तो है नहीं, इसीलिए ये बार बार दीदी के पास जाने की रट लगाए थी। कभी कभार वह अपनी फूफा वाले अंदाज की फ़ोटो इधर उधर भेजकर जवाब पाने का इंतज़ार करती और जब जवाब नहीं आता तो उस पर दीदी के पास दिल्ली जाने की धुन सवार हो जाती। किशोरी जब उसे पढ़ने लिखने की हिदायतें देती, लेकिन रानी के ऊपर ये शब्द उड़नछू हो जाते, बल्कि वह उन्हें उल्टा घुमा देती। क्या होगा इतनी आंखें फोड़ने से? दीदी जितना कमाती हैं उतना तो एक मॉडल 1 घंटे में कमा लेती है। मैं तो बस यही कैरियर पकड़ूंगी। हाँ। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर रमेश डर जाता और किशोरी से कहता, इतने बड़े ये सपने देखने लगी है, ये लड़की राम जाने इसका क्या होगा। किशोरी के भीतर ज़्यादा प्रतिरोध जताने की सामर्थ्य धीरे धीरे चुकती जा रही थी। उम्र का पहिया भी ढलान की तरफ खिसकता जा रहा था। इधर महीने भर से बाई लगभग बीमार चल रही थी। भीतर बाहर छाए सन्नाटे का प्रेत उन्हें जब डराता। अपने भीतर बुने अकेलेपन के मकड़ जाले को तोड़ने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगती। अपना सबसे मजबूत सहारा बाई साहब की तरफ देखती तो घबराहट बढ़ने लगती। डॉक्टर ने कह दिया बुढ़ापा है तो जितक सेवा करने चाहो कर डालो। अब ज़्यादा उम्मीद ना बची इनकी, कमज़ोरी है और कोनो खास बीमारी ना है। मैं पूरे मन से उनकी सेवा करती। इधर 2 दिन से उन्हें दस्त आने लगे और बिस्तर पर लगभग घिसती गई। अपनी आँखों से टपक रही थी बेबसी उनकी आंखों से टपक रही थी बेबसी। बेइशारे से किशोरी को अपने पास बुलाती और कुछ कहना चाहती, शायद मुन्ना को बुलाना चाहती। किशोरी ने सोचा, उन्हें खबर करने के लिए रानी को आवाज़ दी। दोपहर में खबर लेके पहुंचा था पान वाला लड़का विजय। दौड़कर पहुंचने से हाँफती घर आई थी। का हुए गो अम्मा बाई नहीं रही, कैसे? सवेरे तो ठीक ठाक छोड़ गए थे। लटपटाती आवाज़ एकाएक मुँह से निकलने लगी। खबर सुनकर जैसे किसी ने जलती लकड़ी उनके ऊपर फेंक दी। गूंगी बहरी बनी बेसिसकने लगी। ओ मताई रे! आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। डबडबाई आंखों से चारों तरफ देखने लगी। जितने मूड दिखाई दे रहे, लेकिन अपनों कहवे को बारो कोई ना है। उसके बिना तो घर में घड़ी भर बैठवो मुश्किल दिखाई दे। हे भगवान, उसके बिना कैसे कटे है जा जिंदगानी। को सुनिए हमारी छोटी मोटी बातें और कैसे बांटे हैं अपनों सुख दुख। रास्ते के पत्थरों टीलों को लांघते लांघते ठोकर लगी तो विजय ने पकड़कर सहारा दिया। अम्मा ये तक ना घबराओ, धीरे धीरे चलो। उनकी एक एक बात दिमाग में तेजी से घूमने लगी। उल्टे सीधे पैर घर तक पहुँचे तो जोर से चिपक गई रानी। बाई बस पंखा झल रही थी। हमने देखो कि उनके हाथ से पंखा छूट गयो तो हमने घबराए के चाचा को टेरो और उनमें बताई कि अम्मा को बुलाए दो जल्दी से जल्दी। रोते रोते बताती जा रही थी वह। बगल वाले रज्जन चाचा बोले, उनकी सांसें अचानक उखड़ी। वे तो पल भर में भगवान ऐसी मौत सबको दे। किशोरी सबकी बातें सुनती जाती, लेकिन दिमाग में थी बाई साहब की यादें। कभी बाई साहब रानी से कहती, बिन्नू मताई के साथ दो नातर उनको है बताओ, हमारी कितक सी जिंदगानी बची। मनमाती गैल चलबे मैं कष्ट है बिन्नू। खटिया पर लेटी बाई साहब अक्सर अपने घर द्वार और गांव की बातें किया करती थी। बेटा उस वक्त कुठरिया के भीतर ज़मीन पर गड़े रहते थे। घड़ा और बई में रखो जात तो नाज, दाल चावल उसके भीतर रखत थे, पैसा टका गहना गुड़िया वगैरह। कभी कभी वे किशोरी से होरी खाने की बात बड़ी ललक से कहती। बिन्नू ने एक होरी खुआए दो। कच्चे चना को भून कर जो खाया जाता उसे होरी कहते हैं।
नैक मठरी खवाए दो। ज्वार के दानों को पीस कर बनने वाली खीर। किशोरी के अंदर उसकी असंख्य छवियाँ तैरने लगीं। अक्सर वो तसले में आग जलाकर हाथ पांव सेंकती रहती। किशोरी को देखते ही हाथ का सारा काम छोड़कर मुस्तैद पहरेदार की तरह खड़ी हो जाती और अंगीठी के नीचे गड़े कंडे को उखाड़ कर आग जलाकर खाना गर्म करने लगती। उन्हें किशोरी के खाने की खास चिंता रहती। तमाशबीन की तरह किशोरी बाहर से आती आवाज़ों को सुनती रही, लेकिन उसके अंदर सब जम गया था। आंखें खोलो तो चारों तरफ कालिक और मूंदो तो फिर वही काली घटाएं घिरी आ रही थी। जैसे ट्रेन जैसे काला धुआं चारों तरफ भर गया। तभी उरई वाली जिज्जी आ गई। उनको सीने से चिपटाकर जोर से रुलाई फूट पड़ी। भीतर का सारा गुआर जिज्जी से चिपट कर फेंकने लगा। आग उगलती आंखें एक दूसरे में धंसी तो थोड़ी सी राहत बिछी, लेकिन देह बेजान होती जा रही थी। उनकी कातर आवाज़ों से को आर्तनाद किसी बज्जुर दिल को भी चीर कर रख दे। कोलाहल और भीड़ बढ़ती गई। बार बार उसे अपने अंदरूनी कुएं से बाहर निकलना पड़ा। जो सामान मांगता उठाकर देना पड़ता, लेकिन शरीर के भीतर जैसे कोई सत्य नहीं बचा। उससे जुड़ी ढेर सारी यादें रह रह कर झरने लगी। कभी लगता जैसे वे सामने खड़ी हों, वे खाना परोस रही हों, लड़कियों को डांट डपट रही हों, रूठी बच्चियों को मनुहार से रोटी का कौर तोड़ कर खिलाती जा रही हों, हाथ पकड़कर अंदर ले जाती रही हों। रीता के जाने पर वे सुबक रही हों, मुन्ना के जाने पर भल भलाकर रो पड़ी हों। किशोरी और रानी के बीच ज़्यादातर खालीपन पसरा रहता। दोनों एक दूसरे से मतलब भर की बात करती। बाई के गुजर जाने के बाद एकांतवासी होती जा रही थी। उनका ज़्यादा वक्त पूजा पाठ, नियम से गंगा स्नान और दोपहर का समय डलियाँ, टिपरियाँ, बड़ी, पापड़, विभिन्न तरकारियों से अचार बनाने की तरकीबें सीखने में बीता। अब वे पहले की तरह खेतों में जाकर हाड़ तोड़ मेहनत नहीं करती, बल्कि सिर्फ सुबह शाम घंटे भर के लिए जाती और बगीचे में से फल फूल मतलब भर की साग सब्जियां घर ले आती। रानी या तो रंगीन पत्रिकाओं में छपी मॉडल्स की तस्वीरें घंटों निहारती या टीवी में आंखें गड़ाए रहती। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट वगैरह के ब्यौरे जानने में मस्त रहती। उस दिन किशोरी छत पर सूख रही बढ़िया उठाने गई तो ध्यान से रानी की तरफ देखा कि किस कदर वह आईने में खुद को मुग्ध भाव से निहारे जा रही है। कभी भौहें तराशती, कभी अपनी लंबी टांगों और कमर को लोच देते हुए मुस्कान की मुद्राएं बनाती। अरसे बाद वह इस कमरे में आई। आईने में अम्मा को देखकर रानी थोड़ी नर्वस होने लगी। क्या हुआ अम्मा, जो कावेरो काय मोड़ी? उन्होंने इस भद्दी तस्वीरों की तरफ इशारा किया जो तंग जीन्स और बित्ते भर का टॉप पहने थी, जिनका पूरा शरीर साफ साफ झलक रहा था। अम्मा, हम फैशन शो में जाएंगे, मॉडलिंग करेंगे। अम्मा की तल्खी से डरे बिना उसने साफ साफ अपना इरादा और जाहिर कर दिया। यहाँ पे फैशन शो करे हो तुम? नहीं, हमें कानपुर जाने पर है, सोबई की तैयारी कर रहे हैं। हतप्रभ अम्मा उसे घूर कर देखती रही, कुछ कहते नहीं बना। तभी ठक ठक करता रमेश भी ऊपर आ गया। रानी को इस रूप में देखकर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। ओहो, तो रानी हीरोइन बनना चाहती? अरे रमेश, मजाक मत उड़ाओ, आई एम सीरियस। रानी उतर कई पाँव पसारो जैसे चादर होए, समझ गई? तुम्हारे पास अनेक फालतू पैसा है, सो कैसे खरीद पे हो बाजार से इतनी महंगी महंगी चीज़ें। ऐसे मान लई जैसे तुम खूबसूरत हो, लेकिन सुंदरता के संग औरों भी तो ढेर सारी चीज़ें चाहिए। तुम्हारे आगे पीछे है कौनो जान पहचान को आदमी? सो जी रास्ता तुम्हारी रीता दीदी ने पकड़ी है तो बात तो ठीक है कि मेहनत करके अपने दिमाग के सहारे अपने पाँव ठाड़ी हो जाओ। रमेश की बात सुनकर निस्तेज पड़ गई और फिर बोली, कानपुर से एक चिट्ठी आई, हमने भेजी थी, सो जवाब आया। ये बुला रहे फैशन शो में, सबरो खर्चा बह दिए। तुम अकेली जय होते, कब भर दो तुमने फार्म, हमें बताई काहे नहीं? अम्मा का गुस्से भरा चेहरा देखकर रमेश बोला, देखो रानी, अपन छोटे लोग हैं, सोते समझ जाओ। तुम एक काम करो, रीता से कुछ पूछ लो, बस सही सलाह दे दें, जाए कि बहाने तुम अम्मा को लिवाए दिल्ली घूम आओ। काय लगत है, का गलत कह रहे? सुनकर रानी को लगा जैसे रमेश ने पहली बार उसके मन की बात कह दी हो। अम्मा तो हो जावे के नाम से काटे छूटन लागत हैं। अबे तो आओ, तो अबे हो आओ, सो ठीक है, ना तो रीता की शादी वगैरह हो जाए तो उते आज़ादी ना रहे। बहुत दिनन ते रीता को कौनो खबर नहीं आई।
अब कौनो विशेष काम सो नैया फुर्सत है, चल के देख आए रीता को कैसी हो गई मोड़ी। अम्मा की सहमति पार कर रानी की मुराद पूरी हो गई, लेकिन दीदी को पहले से बताना पड़ेगा। क्या पता वो वहाँ ना मिले, कहीं काम से बाहर गई न हो। अरे कितने जई हैं भाई, उन्हें सब बाहर जाने हो तो हमेशा फ़ोन पे बताए तो देती। चलो अब तुरंत ही चलो, कल ठीक रहे। उसी शाम जमकर बारिश होनी शुरू हुई। बारिश के साथ आए अंधड़ से ऊपर वाले कमरे के खिड़की दरवाजे के पल्ले बजने लगे। गली के दोनों तरफ बने ऊंचे नीचे मकानों की छत से गिरते पानी में बच्चे नहाने लगे। शाम 5 बजते बजते सब जगह गाढ़ा अंधेरा बिछने लगा। बारिश में भीगते बच्चों को देखते रानी बालकनी की तरफ आई और खुद भी भीगने छत पर निकल गई। हवा से दोहरे होते पेड़ों को देख उसकी निगाहें आसमान में छितरे बादलों की तरफ अटक गईं, जिसे देखकर ऐसा लगा किसी बच्चे के हाथ से दही का भगोना छिटक कर चारों तरफ छितर गया हो। हरे भरे पेड़ बारिश की बूंदें जुगनुओं की तरह चमक रही थी। सोचकर टीवी खोलना चाहा, लेकिन लाइट नहीं है, क्या करें। उस अंधेरे में रोशनदार से झरती हल्की रोशनी के बीच रानी ने एक बार फिर ध्यान से अपने चेहरे और सुडौल शरीर को इधर उधर से निरखा परखा। अब उसे जी के याद करनी है, कैट वॉक करना सीखना है। फिगर तो मेरा ठीक ठाक है, फिर भावों से उतार चढ़ाव का जादू आँखों में उतरना चाहिए। पूरे चेहरे की चमक के साथ मुस्कुराहट बिखेरनी है। फिर उसे तेज संगीत पर कई राउंड लगाने पड़ते हैं। हाल स्त्री पुरुष से खचाखच भरा है। उसकी धड़कनें हाई जंप कर रही हैं। सब उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। खुशी के मारे उसके पैर कांपने लगे। उसे भरोसा भी नहीं हो पा रहा था कि वह उस फर्स्ट 5 में आ गई है। उसके भीतर कॉन्फिडेंस ठूस ठूस कर भरा है। सब उसके चाल की तारीफ़ें कर रहे थे। उसका हर स्टेप नपा तुला है। कोई उसकी ड्रेस और मेकअप को करीने से संभाल रहा था। सब कह रहे थे ताज़ा खिले गुलाब की तरह चमक रहा है नंबर 5 का चेहरा। जो उसे बोलता पता नहीं कैसी उस वक्त सब कुछ याद आ जाता। वह कुछ भी नहीं भूली। हे प्रभु, तूने मेरी लाज रख ली, वरना कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। भावावेश में उसकी आंखें भर आईं, लेकिन कोई उसे हिदायत देने लगा, डोंट बी नर्वस, रिलैक्स, नो टीयर, प्लीज़ हैव पेशेंस। सुनते ही देह का रोया रोया चिटकने लगा। अनायास खुशी से छलकते कदम तेजी से झूमते शराबी की तरह लड़खड़ाने लगे। तभी अचानक कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, प्लीज़ वॉक प्रॉपरली। रोमांच के मारे पेट में खौलन मचनी शुरू हो गई। कितने शानदार चेहरे हैं यहाँ, कितना ज़बरदस्त कंपटीशन है। फिर भी वह मंच पर थिरक रही है। हाथ, मुंह, नाक, कान, आँखों से टपक रही है उसकी अंदरूनी हलचल। लोग बाग उठ के उसकी एक झलक लेना चाहते हैं। यहाँ सब कुछ मिलेगा, तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नपे तुले सवालों के मजे हुए जवाब देने के लिए थोड़ा सा बोलने का ढंग, होठों को घुमाते हुए मोहने वाली इंचों में नपी मुस्कान। तभी किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, सुनो, इस कैरियर में आना है तो अपनी मिडिल क्लास मेंटलिटी से ऊपर उभरो। कुछ पाने के लिए काफ़ी कुछ खोना पड़ता है। 5 तारा होटल के भव्याकार हॉल में चमचमाती रोशनियों के बीच चुंबकीय चेहरों को देखकर हतप्रभ रह गई वह। कितनी तरह से परिधानों से सजी सुंदरियों का मुंह बाय देखती रही वह। कितना ज़बरदस्त चुंबकीय व्यक्तित्व है इनका, तेज से चमकते इनके चेहरों पर कितना कॉन्फिडेंस है। दुनिया में जो भी है वो सब यही है और कहीं कुछ नहीं। यहाँ की कामयाबी के बाद मॉडलिंग की एक दूसरी दुनिया मिलेगी उसे, जहाँ उसके खान पीन, रहन सहन और रूप रंग तराशने का ध्यान रखा जाएगा। सौंदर्य से जुड़ी इस दुनिया के हर कोने में विलासिता का साम्राज्य है। उसका मन हुआ कि वह चीख कर कहे, देख लो, भगवान ने हमें सुंदरता दी तो इस्तेमाल से कैसा गुरेज। हमने जो इच्छाएं की थी सब साकार करने का वक्त आ गया। ये लो, ढेर सारे पैसे बटोरो, इन्हें लो अनीता, तुम भी लो। वह लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। ट्रेन के शोर में उसका बड़बड़ाना साफ साफ नहीं सुन पा रही थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। भीड़ और कोलाहल, तो यही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। किस दुनिया में खो गई थी मैं। यहीं साकार होंगे मेरे सपने। इतनी बड़ी जगह अकेले चले आने में थोड़ा डर, आशंका और घबराहट तो हो ही रही थी, लेकिन मेरे कैरियर के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अधिकांश मॉडल दिल्ली की होती हैं। स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने सीधे हॉस्टल पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। रानी के भीतर इस वक्त धुकधुकी, उल्लास और हड़बोक सी मची हुई थी।
बसों को पकड़ने के लिए इधर उधर से सड़क पार करते लोगों का हुजूम देखा। पल भर के लिए बस रुकती, उसी टाइम लपक कर चढ़ते उतरते लोगों का हुजूम चींटियों की तरह सड़क पर रेंगता नजर आया। किशोरी आसपास के हर चेहरे को ऐसे आंख गड़ा गड़ा कर देख रही थी जैसे पल भर में कहीं से नमूदार हो जाएगी रीता। लेकिन रानी के कान कहीं और लगे थे। मैं जल्दी ही लौटूंगा, प्लीज़ बिलीव मी। लड़के ने लड़की की हथेली पर अपना हाथ रखा और कंधे पर आहिस्ता से दबाव बनाते हुए बोला, टेक केयर डियर। लड़की के चेहरे पर छाई उदासी, मलिनता, भय, कपकपाहट और सुबकने की आवाज़ें थम नहीं पा रही थी। रानी को लगातार वही घूरते देख किशोरी ने डपट दिया, रानी पूछ किसी से रीता किस तरफ रहती है, पता निकाल जल्दी। बगल वाले जोड़े के हाव भाव में डूबी रानी चौकन्नी हुई और चौकीदार के पास जाकर पूछने लगी। फिर लंबी सांस खींचते हुए अम्मा को उलाहना देने लगी, ले देख लो अम्मा, सुन लो। मैं तो वो तो 2-3 दिना के बाद आवेंगी, बाहर गई हैं, हमें बताए तक नहीं कब कहाँ जात हैं। अम्मा का ताज़ा तरीन चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बेचैनी की ऐसी घुमेर उमड़ी कि वे चौकीदार के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। अब क्या करें, कितने जाएं, वह परेशान हो उठी। आप यहाँ के गेस्ट हाउस में टिक सकती हैं, शायद वो जल्दी लौट आए। रजिस्टर पर झुका चौकीदार अम्मा की हालत देखकर थोड़ा सा पसीज उठा। चलो अब इतने दूर आए हैं तो 2 दिन रुक कर देख लेते हैं, लौटवे से क्या फ़ायदा। अम्मा जैसे खुद को समझाने लगी। लुंज पुंज मन तन ढोती अम्मा रानी गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगी। चारों तरफ धूप के बड़े बड़े धब्बे विदा ले रहे थे, उन्मुक्त हंसी के ठाके कैंपस के माहौल को रंगीन बना रहे थे। कितना खुलापन है यहाँ, काश मैं भी इन्हीं के बीच होती कहीं। रानी के दिमाग में रह रह कर बाहर बैठी लड़के लड़कियों के चित्र मूर्त हो रहे थे। उठंग सी पैंट पर पेट खुला हुआ रखने वाले बित्ते भर का जालीदार टॉप, मिनी स्कर्ट और पैरों में किस्म किस्म के सैंडल जूते, सलवार कुर्ते पहनने वाली सिर्फ 2 लड़कियां दिखीं, और जो दिखीं वो भी दुपट्टा महज लटकाने के लिए ओढ़े थी। ज़्यादातर के खुले बाल थे। ऐसे सीन तो हमने फिल्मों में या टीवी सीरियल में देखे हैं। इसके बीच कोई शर्म वगैरह नहीं है यहाँ पर। तभी एक लड़की तेज़ी से उसकी तरफ मुखातिब होकर बोली, रीता की सिस्टर हो क्या, कैसे पहचाना? अरे भाई, तुम्हारी फ़ोटो देखी है मैंने, मैं रीता की दोस्त प्रिया हूँ। फिर अम्मा की तरफ देखते हुए नमस्कार किया और पूछा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? गेस्ट हाउस। अरे नहीं, गेस्ट हाउस कहाँ जाओगी, चलो मेरे रूम पर चलो, और अभी रीता को फ़ोन मिलाती हूँ, हो सकता है वो कल तक लौट आए। अम्मा जी के हाथों का सामान लेते हुए प्रिया बतियाती रही। आंटी जी, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग मेरे रूम पर बेहिचक रुके। सबसे पहले फ्रेश हो ले, तब तक मैं नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। शायद रीता के रूम की दूसरी चाबी भी मिल जाए, देखें, ट्राई करती हूँ। लेकिन तब तक आप लोग रिलैक्स हो लीजिए, मैं अभी आती हूँ। चाय और नाश्ते के साथ कहकर वह तेज़ी से मुड़ गई। कितने अच्छी लड़की है, कितने जल्दी पहचान लो हमें। उसके व्यवहार से खुश होकर बाथरूम की तरफ मुड़ गई। नहा धोकर धोती के दोनों छोरों को फटकारते हुए बालकनी की तरफ निकली। तभी प्रिया को नाश्ते की प्लेटें और चाय लाते हुए देख लिया उन्होंने। अंदर जाकर नरमी सी बोली, बेटा काय को इतने परेशान हो रहे हैं, वह भूख ना है, रास्ते में थक गई होगी आप। ये ब्रेड बटर है और ये आमलेट है। वे प्लेट को रानी की तरफ बढ़ाने लगी तो रानी बोली, दीदी हम लोग आमलेट नहीं खाते, ब्रेड ज़रूर हम खा लेंगे, अम्मा जी तो सिर्फ चाय पियेंगी। थोड़ी देर तक वे लोग वहाँ के जीवन के बारे में बातें करते रहे। रानी के दिमाग में तो अपने कैरियर का भूत सवार था। फैशन डिज़ाइनिंग मॉडलिंग में बहुत टफ कंपटीशन है, प्रिया बेलाग ढंग से रानी को बताती रही। आजकल ज़बरदस्त कंपटीशन हो गया इस लाइन में। छोटी से छोटी जगह भी पैर टेकने के लिए गुजरना पड़ेगा तुम्हें लिखित और इंटरव्यू की प्रक्रिया से। रानी के कुलबुलाते सपने यहाँ की माटी पर तेज़ी से पनपने के लिए कुलाने लगे। थोड़ी देर में एक स्मार्ट सी लड़की प्रिया के कमरे में कुछ काम से आई। वह इन दोनों की बातचीत को बड़े ध्यान से सुनती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, इस बारे में तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे बेहतर ढंग से मदद कर सकती है। उसका दोस्त तो इसी लाइन में है, एंड ही बिलोंग्स टू मुंबई, सो ही मस्ट बी हैविंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आल्सो। दीदी का ये कौन सा नया दोस्त है जिसकी चर्चा उन्होंने अभी तक नहीं की? सोचती रानी के भीतर जिज्ञासा के पंख फड़फड़ाने के लिए बेताब होने लगे। तभी गेटमैन ने प्रिया को नॉक किया।
ये रही रूम नंबर 304 की चाबी। दैट्स गुड। अब रानी तुम बड़े चैन से जब तक चाहो अपने दीदी के रूम पर आराम से रहो। ओके। चाबी लेकर वे दोनों फुर्ती से रूम खोलकर भीतर सामान रखने लगी। चौकोर कमरे में पड़ा एक कॉट, मेज, कुर्सी, दीवार में फिट टेबल लैंप, रैक में सजी किताबें, 2 अलमारियां, 2 इजी चेयर और आदम कद आईना। रूम से बाहर बालकनी से नीचे झांकने पर दूर दूर तक पेड़ पौधों का नैसर्गिक सौंदर्य ही देखते बनता था। आसपास बिछी थी चट्टानें, उनके इर्द गिर्द फैली झाड़ियों के भी पीछे जंगली फूल पत्तियां सचमुच मोहक लग रहे थे। ओके रानी, सी यू अगेन कहकर वह चली गई। उत्सुक रंगीन गुब्बारों से भरी रानी ने सबसे पहले दीदी की अलमारी खोली, जहां रखे थे फैशनेबल कपड़े, पैंट, शर्ट, स्लीवलेस टॉप, कुछ सलवार कुर्ते, तमाम तरह के जूते, सैंडल, कमरा और कुछ फ़ोटो एल्बम। पहली फ़ोटो अम्मा पिताजी के बीच में बैठी रीता दीदी की थी। फिर उनके ढेर सारे मित्रों के बीच की तस्वीर थे, लेकिन कोई भी तस्वीर नवीन जी की नहीं थी, जिनसे उनकी शादी तय थी। उबलते सवाल को रानी ने अम्मा जी की तरफ उड़ेला। अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है कि नवीन की एक भी फ़ोटो सारे एल्बम में नहीं दिखी? ज़रूर कोई बात है, कुछ ना कुछ है ज़रूर। हो सकता छिपाकर रखी हो कहीं, सबको दिखाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरी है कि वह फ़ोटो यहाँ लगाए हूँ? रानी हर बात में शक करवे की बड़ी गंदी आदत है तुम्हारी। किशोरी कभी कभी अनायास खड़ी बोली में बतियाने लगती, लेकिन थोड़ी देर बाद जल्द ही अपनी क्षेत्रीय जुबान में आ जाती। चुपचाप फ़ोटो देखते हुए रानी सोच रही थी, बेचारी सीधी सरल अम्मा, क्या जाने क्या से क्या बदलाव आ गया रीता की दुनिया में। मेरी आंखें तो हकीकत देख रही हैं, वो कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही हैं। नहीं रीता दीदी अब वो नहीं रही, वे वाकई बहुत बदल गईं। किसी और लड़के के संग खिंचाई गई उनकी आत्मीय तस्वीरों की कहानी कुछ और हकीकत कह रही थी, जिनमें कभी वो खुलकर हंस रही हैं, कभी मुस्करा रही हैं। उनका चेहरा कितना खिला खिला दिख रहा है, इससे साफ पता चलता है कि हाँ यही है उनका असली चेहरा। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। दीदी आप? रानी, रीता आज रात तक ही लौट आएगी। मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई, लेकिन बम्बई से इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगी वो यहाँ? कोई ट्रेन इतनी फास्ट चलती है? रानी ने झटपट पूछ लिया। ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से आएगी वो। सूचना देकर वो चली गई, यानी हवाई जहाज़ से। इस खबर से रानी सुखद विस्मय से भर उठी और हतप्रभ अम्मा जी का मुंह खुला रह गया। अम्मा दीदी बस 2-3 घंटे में आ जाएंगी यहाँ। अम्मा अपन तो हवाई जहाज में कबहू न बैठे, मगर दीदी के देखो का ठाट बाट हैं। सबको अपनो अपनो भाग्य हो। गहरी श्वास छोड़ते हुए उठी और बोलने लगी, हमने तो सारी ज़िंदगी धरती से आसमान में हवाई जहाज को उड़त देखने में निकाल दी, लेकिन हमारी लड़किनी तो उस पर बैठकर यात्रा करने लगी। सोचते हुए उन्हें संतोष के साथ गर्व की अनुभूति हुई। फिर वे रानी को समझाने लगी, देख लो दीदी को, कितने बड़ी अफसर बन गई, सो हवाई जहाज से आती जाती हैं। पहले तुम जा लायक बन जाओ, तब सपने देखियो ऊंचे ऊंचे। उनके जैसी मेहनत करवो तो सीख लो, बाद में करियो जो ऊंची ऊंची बातें। लेकिन तुम तो फालतू की खाली खाली बातें करती रहती हो, इस बड़ी बड़ी बातन में का धरो। ऊपर से हूँ हाँ करती रानी के भीतर लगातार अंतर्द्वंद चल रहा था। कितना ज़बरदस्त अंतर है यहाँ के महानगरीय जीवन और हमारे उस सड़ियल जीवन के बीच में। यहाँ किसी को हिसाब देने की ज़रूरत नहीं, यानी जो जी में आए करो। दीदी के ऊपर भी यहाँ की उन्मुक्तता और आज़ादी का असर पड़ा है, तभी तो अपनी शादी को लेकर उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं। बल्कि सच तो यह है कि किसी न किसी बहाने से अपनी शादी के सालों को वो टरकाती रही हैं। उनसे शादी की बाबत साफ साफ पूछेंगी। यहाँ से खुलेपन को देखकर मेरे मन में भी आ रहा है कि क्या रखा है शादी ब्याह जैसे लफड़ों में। रोनी सूरत बनाए उन्हीं झमेलों में फंसे फड़फड़ाते रहिए। पति बच्चे गृहस्थी ढोते ढोते अपनी ज़िंदगी स्वाहा कर डालो। जब कायदे से ज़िंदगी की शुरुआत होनी चाहिए, एन उसी वक्त पर शादी जैसा स्पीड ब्रेकर पटक दो बीच रास्ते में, फिर आगे बढ़ने के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं। अब भुगतो ज़िंदगी भर की कैद, बंद रहो इसी कटघरे में। चाहो जैसे रहो, तुम्हें रहना यही है। फिर चाहे कितनी ताकत से कितने ही जोर लगाओ, चीखो चिल्लाओ, फिर कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। चाह कर वो अनीता को कतई नहीं भूल पाई। कितने तनाव दबाव के बीच शादी के 4-5 साल काटे हैं उसने। कहीं दूर दूर तक कोई सुख चैन का मैसर नहीं है।
उसे वहीं के प्राइमरी सेक्शन में टीचिंग जॉब मिलने की भी उम्मीद है। फ़िलहाल तो यही सब बातें वो फ़ोन पर बता रही थी। वह खुश है, उसे लगता है जैसे हर वक्त सिर पर लटकी रहने वाली तलवार उसके सामने से हट गई। अरसे बाद दोनों टाइम ठीक से खाना खा के सो पाती है, वरना यही पता नहीं था कि रात बिरात कब वह दारू के अड्डे से लौटेगा, ड्रामेबाजी शुरू करेगा। इसका बच्चे पर भी असर पड़ने लगा। स्कूल की प्रिंसिपल रीता दीदी की क्लासमेट निकल आई, सो इंटरव्यू से उसका फ़ायदा मिला। उन्होंने स्कूल प्रबंधन में भी अनीता की परिस्थितियों को मद्देनज़र अस्थायी तौर पर रखने की सिफारिश की। हालांकि अभी भी उसके मन में दहशत बैठी रहती है, कहीं वह आकर कोई हंगामा न खड़ा कर दे। लेकिन प्रिंसिपल ने उसे आश्वासन दिया कि वे जल्द ही उसे बोर्डिंग के किसी हॉस्टल में रखवा देंगी। जब वह वहाँ रहेगी तो बच्चों के बेहतर खाने पीने पर भी ध्यान देगी, और इस तरह क्यों न उसे मेस का इंचार्ज बना दिया जाए। वाकई जहाँ चाहा वहीं राह निकलने लगती है। ये सब बताते हुए कितनी चहक रही थी अनीता दीदी। अरसे बाद उनकी आवाज़ में कोमलता, मिठास, खुशी का संगम हिलोरे मारता सुनाई पड़ा। यूँ तो शादी के बाद ज़िंदगी का नया चैप्टर खुलता है, लेकिन हमारे यहाँ की स्त्रियों के सारे सपने, जीवन के उद्देश्य सिमट कर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। बाहर लेटी अम्मा के भीतर उल्टी चरखी चल रही थी। देख लिए यहाँ के ढंग, पता चल गई असलियत, सब बिटिया अपनी मर्जी से जी रही। अब रीता भी बिना बताए बाहर जाने लगी। पता नहीं ऐसे कितनी बार कहाँ कहाँ अकेली आती जाती रही होगी। वो तो हम बिन बताए आए गए तो पतो चल गो, ना तो का पता चलतो कैसे कौन ढंग से रहती हैं ये लड़किनी। घर वालों के प्रति कोई भी जरा सी मोह माया ममता जिम्मेदारी कुछ नाए हैं। देर सवेर पराए घर जाने कछु को लिहाज सीखना चाहें, मगर कौन है कहने वाला। घर वाले कितक भरोसे से भेज देत, लेकिन उन्हें का मालूम पीठ पीछे का यहाँ पके रहो है। धीरे धीरे बाहर का अंधेरा घिलने लगा, लेकिन किशोरी के भीतर का अंधियारा उससे कम घना नहीं था। हकीकत की तेज धूप में चलते उसके सारे धुंध और भ्रम अपने आप मिटते गए। अनीता की शादी का हर्ष देखकर रानी शादी के नाम से बिदकने लगी। रीता कुछ बोलती नहीं, यानी कोई भी लड़की उनके हाथ बूते की तो रही नहीं। आजकल के बच्चों ने तो बस अपने लिए जीना शुरू कर दिया। सबको अपनी अपनी खुशियों की पड़ी है। हमारे दुख, व्यवस्था या अकेलेपन की फिक्र इन्हें कतई नहीं। कैसे अपना पहाड़ सा जीवन हमने काटा, अकारथ निकल गई हमारी ज़िंदगी। सोचने बैठो तो मूड चटकने लगता है। सुन दमेश धीरे धीरे अपनी घर गृहस्थी में उलझता गया, और उसके लिए कितना किया जाए हिसाब लगाने से जी घबराता है। बिना आगा पीछे सोचे मकान बनवा दिया, 7 बीघा ज़मीन लिख दी, लेकिन दिनों दिन बढ़ते उसके बच्चे कितने निष्ठुर और निर्मोही निकले। उस दिन रमेश कहने लगा, इनके पढ़वे लिखवे को नैको दिलचस्पी नाए, कौनो सो धंधो कराने पड़ी है, किते से लाएं तो पैसा का करें। सुनकर वह चुप लगा गई। समय के साथ साथ अपनों के हाव भाव को बदलते खूब देखा है। जा जमाने में ज़्यादातर जनी मानस स्वार्थी और टुच्चे होत जाए रहे। अचानक खड़खड़ की आवाज़ से तंद्रा टूटी। अम्मा ओ अम्मा, उल्लास से खनकती आवाज़ पहचानने में पल भर की देरी नहीं की। अरे तुम रीता, लेकिन तुम लोगों ने अचानक कैसे आने का प्लान बना लिया? कम से कम आने के लिए एक फ़ोन तो करना चाहिए था। बोलो बताओ रानी, हमने सोचा आपको सरप्राइज़ दूं। रानी ने चाशनी में लपेटते हुए अपना पक्ष रखना चाहा। सरप्राइज़ देने वाली, हमें अचानक कहीं किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ जाए तो? और देख लो यही हुआ। हमें एक कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा और जल्दी में हम तुम्हें खबर भी नहीं कर पाए। बेसब्र रीता एक एक ब्यौरे का हिसाब किताब लेने लगी। फिर तरंग में डूबी आवाज़ सुनाई पड़ी, चलो आज इंडिया गेट चलते हैं, फिर कल चलेंगे प्रगति मैदान, कुतुब मीनार, इंदिरा गांधी का रेजिडेंस। आदि सब देखेंगे। अम्मा को पूरी दिल्ली घुमाएंगे। यहाँ के बाजार देखोगी तो दंग रह जाओगी। चीज़ों के ढेरों स्टाइल, बस देखती रहना तुम, थक जाएंगी तुम्हारी आँखें। यहाँ तो हर चीज़ हमें विचित्र लग रही दीदी। आपका ये कैंपस तो वाकई खूबसूरत है, कितना लंबा चौड़ा, हरा भरा। एक दिन में तो शायद इसे पूरा नहीं घूम सकते पैदल चलकर। रानी का उत्साह देखते ही बनता था। अब चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, इंडिया गेट रात में ही सुंदर लगता है। अभी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। योर गेस्ट इज़ वेटिंग फॉर यू, किसी लड़की ने कहा। यस कमिंग, कहते हुए रीता बेग से नीचे की तरफ भागी।
जाते जाते आवाज़ सुनाई पड़ी, अम्मा बस 5 मिनट में आती हूँ। उत्सुकतावश रानी बालकनी से नीचे झाँकने लगी। अरे ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे हाँ, इन्हीं के साथ तो दीदी की फ़ोटो देखी थी हमने उस एल्बम में। ओहो, तो यही है महाशय, इनके कारण इतनी खुशियाँ टपक रही हैं दीदी के हाव भाव से। रानी उनकी आवाज़ों को पकड़ने के लिए अधीर हो उठी। तो चले रूम पर। नहीं माँ, नहीं माँ, और सिस्टर के साथ जाना है बाहर अभी इसी वक्त। मैं छोड़ दूँ गाड़ी से तुम लोगों को। इत्मीनान और सहज अधिकार से उन्होंने अपना हाथ दीदी के कंधे पर टिकाया। फिर कुछ घुसर पुसर सी हुई। शब्दों के टुकड़े रानी के कान में पड़कर नया अर्थ घोलने लगे। ये कौन सा नया गुड़ा भाग चल रहा है यहाँ? तो दीदी ने नवीन को छोड़ने का फैसला ले लिया? लगता तो यही है, जबकि हमारी माता श्री इतनी भोली भाली गऊ अभी तक आस लगाए बैठी हैं। एक साथ दो दो जिंदगियां कैसे जी सकते हैं ये लोग? ये तो संभव ही नहीं। चुप्पी ओढ़े रानी दबे पांव भीतर आई और अम्मा से धीमी आवाज़ में कुछ कहने लगी। एक निश्चित बिंदु तक आकर रानी की थमती आवाज़ जैसे अनकहे भी काफ़ी कुछ कह गई। दीदी अब बहुत बदल गई हैं, नए ज़माने के हिसाब से मॉडर्न हो गई हैं। अम्मा थोड़ी देर हो गई तो कोई बात नहीं, चलो हम अभी भी चल सकते हैं। वैसे यहाँ के हिसाब से ज़्यादा देर नहीं हुई अभी। सफाई देते हुए रीता हड़बड़ाने लगी। रहन दो रीता, इतने के हिसाब से कल चल पाए हैं तुम्हारी अम्मा, फिर लौटबे में आधी रात हो जाए। प्रश्नातुर नज़रों से वे सीधे सीधे रीता की आंखों में देखने लगी। फिर भीतर घुमड़ता सवाल एन मौके पर बाहर निकला। रीता, तुम्हारी सगाई तो नवीन से हो चुकी, फिर अब का इरादा है? शादी करने को कुछ और बात है? देखो अम्मा, इससे या किसी से भी शादी को लेकर मैं अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई हूँ। शादी करने के लिए कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकती। सच तो यह है कि यहाँ की भागम भाग जिंदगी में ठहर कर शांत मन से सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल पाई मुझे। यहाँ ये बात ज़रूर मैं आपको खोल कर साफ बता देना चाहती हूँ कि नवीन के प्रति मेरा लगाव या दिलचस्पी अब वाकई ख़त्म हो गई है। बेशक मैं मेरी पसंद थी, लेकिन अब उसके प्रति सब सरोकार खत्म हो गए। उन बातों को दोहराने से क्या फ़ायदा? अम्मा, यदि आज बात निभाने के लिए मैंने शादी कर भी ली तो बाद में यह बंधन बोझ बनकर एक दिन टूट जाएगा। मैंने महीनों सोचा इस संबंध को, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। रीता, आदमी औरत और बच्चा तो ऐन मरत हैं, लेकिन एक बार तयशुदा संबंध कैसे झटका में मर सकत? हमारी समझ में नाए आवत। जो का कौनो बच्चन को खेल है, चाहे जितनी बार बिगाड़ो चाहे जितनी बार जोड़ो तोड़ो। वे सब बेतुकी बातें हैं तुम्हारी। तुम्हें मालूम है जो संबंध टूटने से हमारी कितनी बदनामी होगी? रहना तो हमें जाई समाज में नवीन के घर वाले तुम्हें बहू मान चुके हैं। अम्मा प्लीज़ छोड़ो इस टॉपिक को। ऐसे कैसे छोड़ दें जा बात? अचानक उनका आक्रोश टूट पड़ा। इतने दूर से हम जई बात करन तुमसे आए हैं और तुम तो रात बिरात इतने उतने अकेली आवती जाती हो, आज़ादी से घूमती फिरती हो। शादी करबे में जा में खलल पड़ जाए। शादी 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 पैदा होने से लेकर जब तक बस यही एक लफ्ज़ सुनती आ रही हूँ। बस यही पाठ हर वक्त रटाया जाता है हमें। ससुराल जाकर ऐसा करना वैसा करना, यहाँ ठीक ढंग से काम करना नहीं सीखोगी तो वहाँ 4 जनों के सामने नाक कटाओगी। अम्मा एक बात बताओ, शादी के अलावा भी लड़की की कोई और सोच या कोई ज़िंदगी होती है? अब जबकि हम खुद अपने पैरों पर खड़े हैं तब भी हमारे ऊपर वही बंदिशें। आखिर क्यों? हम अपनी मर्जी से खुद अपने फैसले लेकर नहीं जी सकते? अम्मा बोलते बोलते रीता की हाफनी भर आई। लेकिन जो फैसला तो लेने खुद ही पड़ी है तुम्हें। हाँ लिया है, अब यही सही है। पर तब की हकीकत कुछ और थी, आज के हालात कुछ और हैं। और जानना चाहती हो तो सुनो। आज मैं एक एक बात खोल कर साफ साफ बताती हूँ। नवीन यहाँ अक्सर मुझे मिलने आता है, लेकिन बात बात पर बंदिशों की कटीली बाड़ खड़ी करने लगता। मसलन कब कहाँ जाती हो, किससे क्या काम है, कितने बजे लौटती हो, उससे मिलने की क्या ज़रूरत है, क्या तू कैसे लूज कपड़े क्यों पहनती हो, फला से हंसकर इतनी देर तक क्यों बोलती हो। अम्मा जो बात बात पर बेवजह अनावश्यक बातें करता है, अक्सर ऐसे हक जमाता है जैसे उसने मुझे खरीद लिया हो। गाहे बगाए भाषणों की डोज पिलाने लगता है। तुम्हें घर वालों की हर बात को आंख मूंद कर मानना पड़ेगा। वैसे भी ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। यूँ भी हमारे ख़ानदान की बहुत बदनामी हो चुकी है, बावजूद उसके हमारे घर वाले तुम्हें अपनाने को तैयार हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खुशी की खातिर। अम्मा वो इतने तरीक़ों से एहसान जताकर घेरने लगता जिसे सुनकर अपनी ही निगाहों में मेरा कद बौना होने लगता और मेरे भीतर हीनता ग्रंथि पनपने लगती। एक दिन रानी को लेकर भी उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगा। तुम सब लोग एक जैसी हो, बदनाम घराने की
कुलच्छनी लड़कियाँ। बस इतना सुनते ही मैं बेफर पड़ी। मिस्टर नवीन, मुझसे शादी करके तुम एहसान की गठरी मेरे सिर पर लादना चाहते हो तो ये रिश्ता मुझे कतई मंजूर नहीं। सुनते ही बौखला गया वो और भद्दी भद्दी गालियाँ बकने लगा। तुम सबको बाहरी लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाने का चस्का लग गया, सो क्यों सहोगी धौस पट्टी। ऐसे नीच खानदान की औलादों से भला क्या उम्मीद की जाए। मैं पूछता हूँ, मर्दों के कंधों पर हाथ रखकर हंसती बोलती क्यों है तू? बता। हाँ जरूर टोकूंगा, 100 बार टोकूंगा। सही बात पर आंख दिखाने वाली उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बेशर्म कही की। अम्मा, मैं ये सब बताकर आपका जी नहीं दुखाना चाहती, लेकिन उस दिन तो उसने सारी हदें पार कर दी। मेरे ऑफिस जाकर तमाम लोगों से पूछताछ करता रहा। अरे वही सब बातें कि ये कैसी लड़की है, इसका चाल चलन कैसा है, कितनों से मिलती जुलती है। मुझे पता चला तो मैं भी आपा खो बैठी। इसके पहले भी वो कैंपस के जाने अनजाने लोगों से मेरे बारे में जासूसी करता रहता, लेकिन मैं इसे अनदेखा करती रही। सोचो अम्मा, जो अभी ऐसा व्यवहार कर रहा है वह बाद में मुझे कटघरे में बंद कर नहीं रखेगा। हाँ अम्मा, मैंने इस बारे में खूब सोचा विचारा है और इस नतीजे पर पहुंचने में महीनों लगे हैं। अम्मा, सच कह रही हूँ, रिश्ते से के टूटने से मुझे कोई अफसोस नहीं। अम्मा के इर्द गिर्द गाढ़ा सा धुआं फैलता गया। सब सुनने के बाद पानी में तैरती उसकी शांत आवाज़ उभरी, कछु छोटी लकैया में जो कुछ खोट बड़ैया में। अब काहे ऐसी कटे मेरी जिंदगानी, कौनो गारंटी है कि दूसरों अच्छो निकले। शादी तो वैसे ही एक जुआ होता। इस प्रकार से कहकर उनकी सांसें उखड़ने लगी। उन्हें पानी देते हुए रानी ने रीता से पहली बार आंखें मिली तो रीता ने पूछा, भूख लग रही होगी, चलो खाना खाया है। क्यों अम्मा, चलोगी? हमें बिल्कुल भूख ना लगी। भगवान कैसे भाग्य लिखाए के लाई इन बिटियन के संग, कैसे इनकी पहाड़ सी जिंदगानी अकेले कटे है। उनकी मस्त आवाज़ में रंज को पढ़ते हुए रीता बोली, अम्मा, हम तुम्हारे लिए खाना पैक करा लाएंगे, ठीक? जाओ तुम सब लोग। अम्मा को निढाल आवाज़ से कोई रस नहीं निकल पा रहा था। रामायण की पंक्तियाँ उनके मुंह से अनायास निकल आई हुई है, सोई जो राम रच राखा। वो कितने सपने संजोए थे रीता के वास्ते, लेकिन एक ही अंधड़ में सब उड़न छू हो गए। उनके चारों तरफ भ्रम, आशंका और अनिश्चय का चंदोबा तनता गया। कहीं से भी सुकून नहीं मिलता। भाग्य की ये कैसी विडंबना है। एक हमारी जिंदगी थी कि जहाँ जिसने जिस खूंटे से बांध दिया, ताउम्र पालतू जानवर की तरह वहीं बंधी रहीं। ये सब कहती हैं हमारी अपनी ज़िंदगी है, हम अपना फैसला खुद करेंगे। गहराती रात में छिले हुए केले जैसे चांद को देखती किशोरी के अंतस में बिंबों के अनंत टुकड़े बेतरतीबी से आते जाते बनते बिगड़ते रहे। सुदूर आसमान तक जाती उनकी निगाहों का सूनापन उनके भीतर बसे एकांतवास में जुगलबंदी करता रहा। कैंपस के कैंटीन में खाना खाते हुए रानी ने सहज ढंग से रीता से पूछ लिया, दीदी, मैं यहाँ से घर वापस नहीं लौटना चाहती। मैं यहाँ पर निफ्ट या किसी फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहती हूँ। सोच लो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी यदि तुम्हारे भीतर धीरज से लगातार पढ़ते रहने की इच्छा शक्ति है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं करूँगी, खूब तैयारी करूँगी। रीता की आंखों में अनायास विस्मय उगने लगा। थोड़ी देर तक सोचते हुए बोली, इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर पहुंचना अच्छी बात नहीं है। ऊपर से शादी जैसी बड़ी बात के बारे में इतनी हड़बड़ी में कोई निर्णय लेना भी संभव नहीं है। वह बात बिल्कुल दूसरी है। तुम शायद इन बातों को अभी ठीक से ना समझ पाओ, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगोगी। पूरा इत्मीनान करके ही शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। वैसे गारंटी तो किसी की भी नहीं होती, फिर भी पकने का वक्त तो लेता ही है हर संबंध। सुनते हुए रानी को जैसे लगा कि ये शब्द किसी गहरे समुद्र के भीतर से खींच कर लाए जा रहे हों। हवा की विपरीत दिशा में चलते रहने के लिए कितना बल जुटाना पड़ता है अपने भीतर, लेकिन समय के साथ चलते रहना तो कामयाबी मिलती ज़रूर है। ठीक किया दीदी आपने, प्रकट रूप से रानी बस इतना ही बोल पाई। सुदूर आसमान की तरफ देखते हुए रीता की उतरती आवाज़ सुनाई पड़ी, रानी, एक न एक दिन अम्मा ज़रूर समझेंगी हमारी तकलीफ़ें। पता नहीं हमारे इस डावाडोल जीवन को कैसे किनारा मिलेगा भी या नहीं, लेकिन किनारा मिलना क्या सचमुच हमेशा प्रीतिकर ही होता है। हाँ, एक बात तो बिल्कुल साफ़ है, यदि हम समय के साथ नहीं बदले
तो ये खुद हमें अपनी तरफ खींचकर अपने अनुसार चलना सिखा देगा। हकीकत की चट्टानों से टकराकर हम बार बार लहूलुहान होते रहेंगे, लेकिन इसके ज़रिए हमें खुद अपने पैरों चलना आ जाएगा। आज इस दुनिया में जब तक हम प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचेंगे, मजबूती से खुद अपनी शर्तों पर अपना जीवन गढ़ने का फैसला नहीं लेंगे, तब तक कोई भी हमारा भला नहीं कर सकता। इतना बोलते बोलते एकाएक रीता की आंखें भर आईं। फिर आंसू पोंछते हुए गीली आवाज़ में बोली, संबंधों की रूखी सूखी ज़मीन को सींचने के लिए इतना सा पानी, इतना गीलापन भी तो ज़रूरी है, क्यों है न रानी? रानी का हाथ थामे रीता हॉस्टल की तरफ मुड़ने लगी। 5 मिनट मौन के अंतराल के बाद रानी के शब्द शांत माहौल में तैरने लगे। दीदी, जब आपने अकेले ही अपने रास्तों पर चलने की ठान ली है, तो अपनी ऊर्जा को सहेजने समेटने की कला भी तो सीखनी पड़ेगी ना। वैसे मैं आपके साथ हूँ, आपके हर कदम पर हम सब फर बनकर खड़ी रहूँगी। रुधे कंठ से बोले हुए रानी के बोल रीता के भीतर जोर से बजाए घंटे की तरह गूंजने लगे। दीदी, मैं अपने करियर के लिए पूरे जी जान से जुट जाऊंगी। यकीन करो मैं जी तोड़ मेहनत करूंगी। जब तक वे दोनों अम्मा का खाना पैक करवाकर रूम पर लौटी, निरभ्र आसमान में जैसे तारों की बाढ़ आ गई हो। रीता ने रानी को दबे पांव भीतर चलने का इशारा किया, फिर कान में फुसफुसाते हुए बोली, कहीं से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। चलो ध्यान से सुनते हैं। सुनो अम्मा क्या कह रही हैं। चिड़िया उड़, उड़ जाओ रीता रानी, तुम भी खेलो हमारे संग। देखो तो हमारी हवेली पर बैठे सारे पंछी फुर्र 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 करके उड़ गए, जो देखो दूर आसमान में। अरे अरे, दौड़ो दौड़ो, जल्दी दौड़ो, पकड़ो उन्हें, वे दिखाई ना दे रहे। उस अंधेरी रात में बालकनी में पड़ी इजी चेयर पर बैठी अम्मा बार बार अपने झुर्रियों भरे हाथों को देखती, फिर रामधुन की तरह एकालाप करने लगी। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, शब्दों की प्रतिधुन चारों ओर गूंजने लगी। तो ये था आज का कथानक, और ये आज आपका उपन्यास पूरा हुआ, किशोरी का आसमां। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।